हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मेरे इस चैनल में बहुत दिनों से वीडियो नहीं डल रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा जिससे आप अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाइएगा। तो आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का जो हिस्ट्री का बुक है उसके अंदर में जो 15वां चैप्टर है, उसी चैप्टर से मैं कुछ 50 प्रश्न को ऑब्जेक्टिव प्लस उसके नीचे में उसका एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, जिससे आप अपने तैयारी को और अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद लास्ट में आप हमको बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये 12th का जो हिस्ट्री का बुक है, इस बुक से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन्हीं सारे प्रश्नों में से मैं 50 प्रश्न अति आवश्यक यानी कि वीवीआई में लेके आया हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये जो प्रश्न है ना, बहुत बार पूछे जाते हैं, भारत का संविधान कब बना, कब लागू हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और कभी कभी आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर। कब, याद रखिएगा, भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। तो चलिए इसका नीचे में एनालिसिस देख लेते हैं। चाहे तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत गणतंत्र बना, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, मनाते हैं ना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इसलिए उसी दिन संविधान को लागू किया गया था, इसीलिए उसी दिन को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सिर्फ ये पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न में ये नहीं है कि अस्थाई अध्यक्ष या अस्थाई अध्यक्ष। अगर ये पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष इसी को बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष। और अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नीचे में इसका एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष इसे बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही, और इसे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, इसी को कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। तो चलिए इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसी को बनाया गया था, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय संविधान का शिल्पकार या निर्माता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नीचे रह गया है, तो क्वेश्चन इसका पढ़ लेते हैं। संविधान बनाने में कुल कितने समय लगा? संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये याद रखिएगा। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है क्लास 12 के एग्जाम में। तो चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संविधान सभा ने 166 दिन बहस की, मतलब संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था और 166 दिन उसकी बहस चला था, मतलब बातचीत चला था, और लगभग 3 वर्षों में पूरा संविधान तैयार हो गया। लगभग 3 वर्षों में हुआ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है बनने में, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसके प्रभाव से प्रभावित है? भारतीय संविधान किसके प्रभाव से प्रभावित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी, क्योंकि भारत का जो संविधान बनाया गया ना, अपना भारत का संविधान जो बनाया गया, तो अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है कुछ शब्द, और ब्रिटेन के भी संविधान से लिया गया है कुछ शब्द, और आयरलैंड के भी संविधान से लिया गया। अलग अलग देश के संविधान से अलग अलग चीजें लिया गया है, जिसकी वजह से अपना संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो उपर्युक्त में सभी है, ये याद रखिएगा। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। तो इसका एनालिसिस है, भारत का संविधान कई देशों की श्रेष्ठ विशेषताओं से प्रेरित है, इसलिए इसे मिश्रित कंपोजिट संविधान कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अब भारत के संविधान को मिश्रित या कंपोजिट संविधान भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का माना जाता है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अपना भारत का ही संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा और लिखित संविधान है अपना भारत का। ये याद रखिएगा कि सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का माना जाता है, तो अपना भारत का। तो आप लोगों से एक सवाल है, क्या संविधान लिखित और अलिखित दोनों होता है या नहीं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संविधान लिखित और अलिखित दोनों होता है या नहीं, और कौन सी देश का संविधान अलिखित है ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं नीचे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, यानी कि आर्टिकल, जिसको धारा कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे विस्तृत और लंबा संविधान है। अपने भारत का जो संविधान है ना, दुनिया का सबसे विस्तृत और लंबा, यानी कि बहुत बड़ा संविधान है, वो भी लिखित संविधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3, और ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5, और ऑप्शन डी है भाग 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार को दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है। ये याद रखिए, अनुच्छेद 12 से मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर में मौलिक अधिकार दिया गया है, और भाग 3 में दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंदर में। यह नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नागरिकों का मौलिक अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आप देश में स्वतंत्र है। अगर आपको कोई मारेगा तो आप भी उसे मार सकते हैं। ये कि नहीं, आप पर कोई जुल्म कर रहा है तो आप उसके ऊपर में कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप बंदी बनाया रखा गया आपको, ऐसा नहीं है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर में, और भाग 3 में, कि आपके ऊपर में अगर कोई जुल्म कर रहा है तो आप भी उसके ऊपर में FIR दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? अपने संविधान के अंदर में जो प्रस्तावना शब्द था, उसके अंदर में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है 1950, और ऑप्शन बी है 1976, और ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है सन 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। ये याद रखिएगा, 1976 में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़ा गया। तो अपने संविधान के अंदर में, यानी प्रस्तावना के अंदर में, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। और 1976 में जोड़ा गया है, अगर पूछ ले आपको किस अनुच्छेद के तहत और किस मतलब संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। कितना? 42वें, ये याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं नीचे में। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें भारत के चरित्र और स्पष्ट किया गया है। 42वें संविधान के संशोधन के अंदर में ये सारे चीज स्पष्ट रूप से देखा गया है। और ये याद रखिएगा, 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अभी फर्स्ट प्रश्न में हम लोग जो पहला प्रश्न जो किए थे उसी प्रश्न में हम लोग देखे थे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, संविधान को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी को जब संविधान को लागू किया गया तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा। ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, या ऑप्शन बी है गणतंत्र दिवस, और ऑप्शन सी है संविधान दिवस, और ऑप्शन डी है शहीद दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, क्योंकि हम लोग पहले ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे कि देख सकते हैं इस दिन संविधान लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950 को, और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना, और उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और फटाफट प्रश्न सब कर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं लेना है ज़्यादा और आपको रिवीजन करना है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, और संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, और ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन योजना, और ऑप्शन डी है गांधी योजना, और ऑप्शन सी है गांधी योजना, ऑप्शन डी है वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, ये याद रखिएगा। जैसे कि देख सकते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई, तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, और इसी के अनुसार संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं प्रश्न को ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ये पूछने हैं कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मैं इसका आंसर फटाफट बता देता हूँ। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने, 6। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं संपत्ति का अधिकार हटाकर कुल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। इन्हें जीवन और स्वतंत्रता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी किस आर्टिकल में है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 के अंतर्गत है। 14 से लेके 18, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 14 से लेके 18 के अंदर में समानता का अधिकार है, ये याद रखिएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं इसमें कानून के समक्ष समानता और भेदभाव निषेध शामिल है। यह लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है। 14 से लेकर 18 अनुच्छेद के अंदर में ये चीज दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को मिलता है। इनमें से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को मिलने वाला अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो कि सिर्फ नागरिकों को मिलने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। जैसे कि देख सकते हैं यह नागरिकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछ रहा है, कुल मौलिक कर्तव्य कुल कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। कितना है
मौलिक कर्तव्य कुल 11 है। चलिए नीचे देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए, बाद में एक और नए कर्तव्य जोड़ा गया जो कि कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या हो चुका है। अगर ये पूछे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और बाद में एक नए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है नीति निर्देशक तत्व किस भाषा में है। तो नीति निर्देशक तत्व किस भाषा के अंदर में है, मतलब किस भाग के अंदर में है, सॉरी, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा, अभी पढ़े हम लोग कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और आर्टिकल कितना से कितना तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंदर में। और ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार मतलब मौलिक नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ये याद रखिएगा। जैसे कि नीचे में लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं कि ये सरकार को नीति और कानून बनाने में दिशा देते हैं, इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है आयरलैंड और ऑप्शन डी में है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आयरलैंड के संविधान से DPSP का विचार लिया गया है, उसी को कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अभी हम लोग पढ़े थे कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य भाग कितने में दिया गया है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है कि छोटा संविधान किसको कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है और ये 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक विचार से, संवैधानिक विचार बोलिए या उपचार बोलिए, बात सही वही है। संवैधानिक उपचार से संबंधित है अनुच्छेद 32, ये याद रखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है और कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक उपचार के तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर उसके खिलाफ कोई, अगर उसको कोई सताता है तो सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दर्ज कर सकता है। और भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21 का ए में है, या अनुच्छेद 24 में, या अनुच्छेद 30 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 का ए में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए में दिया गया, ये याद रखिएगा। जैसे कि देख सकते हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। शिक्षा क्या है? मौलिक अधिकार है। कितना वर्ष के बच्चे लिए? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। यह 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, ये याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीपीएसपी को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? डीपीएसपी को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर नागरिक अधिकार माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता है। ये सरकार के लिए मार्गदर्शक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने पद से जब इस्तीफा देगा तो उसका पद संभालने के लिए कौन सा व्यक्ति आता है? उपराष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं तो उसके पद को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। जैसे कि देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 56 में वर्णित है। ये भी याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं? तो अनुच्छेद 56 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति को अपना पद दे देते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है। अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका आयु कितने वर्ष होना चाहिए तब वो चुनाव लड़ सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। अगर उसका 35 वर्ष उम्र है तो वो राष्ट्रपति के लिए चुने जा सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। जैसे कि देख सकते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह सर्वोच्च कार्यकारी पद है और सबसे बड़ा पद माना जाता है अपना देश में राष्ट्रपति का ही। और ये भी बात याद रखिएगा, प्रथम अपना देश का पहला व्यक्ति यानी कि प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? इसी को माना जाता है, राष्ट्रपति को ही। और अभी वर्तमान में अपना देश का राष्ट्रपति कौन है, ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पहले राष्ट्रपति कौन बनाया गया, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा के अंदर में कुल कितने सदस्य, मतलब अधिक से अधिक कितने सदस्य है राज्यसभा के अंदर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। 250 सदस्य राज्यसभा के अंदर में है। 250 अगर कहीं कहीं 245 दिया हुआ रहे तो 245 भी आप इसको टिक कर सकते हैं
क्योंकि अभी 245 माना जाता है, पहले 250 था, अब घटा करके 245 कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे कि देख सकते हैं राज्यसभा अधिकतम 250 सदस्य की हो सकती है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति चुनने के लिए कुल 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। यही 12 सदस्य चुनेंगे कि किसको राष्ट्रपति बनाना है। राष्ट्रपति चुनने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति चुनने के लिए 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के कुल 250 सदस्यों में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति बनाने के लिए मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति चुनने के लिए ये याद रखिएगा, लोकसभा की अधिकतर सदस्य की संख्या कितना है। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 552, तो और दो ऑप्शन नीचे में है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य कितनी होना चाहिए। लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य 552 होनी चाहिए। कितनी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 552। लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य 552 होनी चाहिए। दो ऑप्शन नीचे है, जैसे कि देख सकते हैं, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 है। वर्तमान में जनगणना आधारित सीमा लागू है। और अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अभी बहुत सारा प्रश्न बाकी है। 25 प्रश्न हुआ और 25 प्रश्न है, तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे अगर इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, भंग नहीं होती है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और ये अस्थाई सदस्य है, मतलब सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवा निवृत्त होते हैं। 2 साल 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त, मतलब सेवा के लिए तैयार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट मैं प्रश्न कर लेता हूं, आप लोग देखिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है। राज्यसभा का हम लोग देख लिए 6 वर्ष, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। जैसे कि देख सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। आपातकाल में अवधि बढ़ाई जा सकती है, मतलब इसकी आपातकाल में अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी 5 वर्ष चुनी गई है। लोकसभा के लिए 5 वर्ष, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है या स्थित है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, मतलब उसी को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 2024 तक कितना था। ये पूछ रहा है कि 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितना था। तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34 था। कितना था, 34। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर 34 था। संसद ने 34 न्यायाधीशों यानी कि मुख्य न्यायाधीश सहित की सीमा तय की गई है। यह 2019 के संशोधन के बाद लागू हुआ है। 2019 के संशोधन के बाद लागू हुआ कि संसद में 34 न्यायाधीशों की संख्या तय की गई है। अगला प्रश्न है, महाभियोग किस पद के विरुद्ध चलाया जाता है। महाभियोग
किस पद के विरुद्ध चलाया जाता है? तो महाभियोग किस पर लगाया जाता है? महाभियोग अगर किस पर लगाया जाता है, इनमें से प्रधानमंत्री पर या लोकसभा अध्यक्ष पर या राष्ट्रपति पर या मुख्य न्यायाधीश पर? तो मैं बता दूं आपको कि महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है उसके पद से। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है, उसके बाद उसके पद से इस्तीफा दिया जाता है उसको। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। यह बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया है। यह बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? और संविधान के अंदर में जो संशोधन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अब तक कुल कितने बार संशोधन हो चुका है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। भारत में अब तक कुल 100 प्लस संशोधन हो चुका है। भारत में कुल अब तक 100 प्लस संशोधन हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में संशोधन किया जाता है? तो 368 अनुच्छेद के तहत भारत में संशोधन की प्रक्रिया किया जाता है। संशोधन का मतलब होता है कि संविधान के अंदर में क्या जोड़ना है और क्या हटाना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, वित्त आयोग कितने वर्ष में बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। वित्त आयोग कितने वर्ष में बनाया जाता है? तो वित्त आयोग हर 5 साल में बनाया जाता है। कितना? 5 वर्ष में बनाया जाता है। हर 5 वर्ष में वित्त आयोग बनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। जैसे कि देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 5 वर्षों में वित्त आयोग बनाया जाता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुसार वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है। यह केंद्र राज्य वित्तीय संबंध तय करता है, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करने का संशोधन कौन सा है? मतलब मतदान वोट गिराने का आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया है, और ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन किया। ये याद रखिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से लेकर 18 वर्ष कर दिया गया, घटा के। जैसे कि देख सकते हैं 1988 में 21वें संविधान संशोधन हुआ है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1988 में, और इसके तहत आयु 18 वर्ष की गई है, घटा के 21 से। यह युवा को राजनीति में भागीदारी का अधिकार देता है। जो लड़का 21 वर्ष का हो चुका है या लड़कियां, तो उसको मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में किया गया था। ये पूछेगा आपको कि 21वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1988 में, ये भी याद रखिएगा। एक पॉइंट मैं लिया हूँ इस वीडियो में, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं सवाल में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन है? मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अगर CJI अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
और अगर CJI अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय नागरिक किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में भारतीय नागरिकता दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 के अंदर में नागरिकता से जुड़े हैं। विस्तार से नागरिकता कानून 1955 में तय हुआ। 1955 में नागरिकता कानून तय किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखिए कि जब संविधान को बना के तैयार कर दिया गया था उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता था, यानी कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर को संविधान बना के तैयार किया गया। तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ये याद रखिएगा। जैसे कि देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, मतलब बनकर तैयार हो गया। उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है संघीय व्यवस्था का विचार भारत ने कहाँ से लिया? संघीय व्यवस्था का विचार भारत ने कहाँ से लिया है? जापान से, जर्मनी से, कनाडा या फ्रांस से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। संघीय व्यवस्था विचार को लिया गया था कनाडा के संविधान से। जैसे कि देख सकते हैं संघीय ढांचा भारत ने कनाडा से लिया। केंद्र राज्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन इसी मॉडल से प्रेरित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। न्यायिक शब्द को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में जुडिकल रिव्यू की अवधारणा विकसित हुई है, भारत ने यह विशेषता अपनाई। और 12-13 प्रश्न बचा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना को क्या माना जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को क्या माना जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर संविधान की भूमिका। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की भूमिका माना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फटाफट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्रस्तावना संविधान की विचारधारा और लक्ष्य बताता है, यह संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किसने दी? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किसने दिया है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गांधी जी या सुप्रीम कोर्ट या नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जैसे कि देख सकते हैं 1973 के केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह संविधान सिद्धांत दिया, संसद संविधान बदल सकती है लेकिन मूल संरचना नहीं। संविधान को बदल सकती है लेकिन मूल संरचना को नहीं। अगला प्रश्न है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर।
जैसे कि देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। देश में आपातकाल कौन लगा सकते हैं? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। यह कैबिनेट की लिखित सलाह पर आधारित है। देश में आपातकाल राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष कब घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द ये याद होगा आपको। पहले अभी सवाल जो हम कराए या चौथा या पांचवा सवाल होगा तो उसमें दिया गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया देखते हैं, आपको याद है? अगर अच्छे से आप वीडियो देखते हैं तो आपको याद जरूर होगा। तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। उसी वक्त को संप्रभु और समाजवादी शब्द, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है ये भी आप बताइए। मतलब किस संशोधन के तहत ये चीज जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्लास को ध्यान से कीजिए। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। और छोटा संविधान किसे कहा जाता है ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ये भी हम पढ़ा चुके हैं अभी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द प्रस्ताव न जोड़े गए। इसमें भारत के चरित्र और मजबूत रूप है मिला। तो अगला प्रश्न है, सॉरी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो भारतीय संविधान को लिखा गया है 2 भाषा में। वो 2 भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में भारतीय संविधान को लिखा गया। और कोई सवाल में ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो उर्दू भाषा में संविधान को नहीं लिखा गया है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ही संविधान को लिखा गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। जैसे कि देख सकते हैं संविधान का मूल मसौदा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। हिंदी संस्करण सरकारी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार है? तो भारत का संविधान किस प्रकार है? अभी हम लोग पढ़े कि भारत का संविधान अपना लिखित है। और किस देश का संविधान अलिखित है ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जैसे कि देख सकते हैं भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान है अपना भारत का। और सबसे छोटा संविधान किस देश का है ये भी आप लोग बताइएगा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 से संबंधित है। जैसे कि देख सकते हैं अनुच्छेद 44 एक नीति निर्देशक तत्व है। इसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। जैसे कि देख सकते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद भी पूछे किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ? पंचायती राज्य प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज्य प्रणाली चालू किया गया था। पंचायती राज्य से जुड़ा हुआ है 73वें संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा। और ये 73वें संविधान संशोधन कब हुआ है? 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है। पंचायत वाली बात जहाँ पे आए
73वें संविधान संशोधन लगा देना है। 1992 में ये हुआ, ये याद रखिएगा। तो अगला है नगर पालिका किस संशोधन से लागू हुआ। तो नगर पालिका एक पंचायती है, एक नगर पालिका है। तो नगर पालिका हुआ है 74वें संविधान संशोधन से। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन और पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। और ये 74वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। ये भी 1992 में किया गया था और उसे भी 1992 में ही किया गया था। 74वें संविधान संशोधन में क्या, नगर पालिका को जोड़ा गया है और पंचायती को 73वें संविधान संशोधन को, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। मतदान का अधिकार जो है भारत में वो किस प्रकार का अधिकार है। तो भारत में मतदान का अधिकार ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, कानूनी अधिकार है। भारत में मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि भारत में मतदान का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आता है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है मतदान का अधिकार। मतलब वोट गिराना आपको अनिवार्य है। संघ राज्य क्षेत्र किसके अधीन होता है। संघ राज्य क्षेत्र किसके अधीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के अधीन होता है। संघ राज्य क्षेत्र किसके अधीन होता है। संघ का राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन होता है। यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में लिखा है यूनियन टेरिटरी, जैसे कि देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी किसके अधीन होता है। तो केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाता है। कुछ राज्य में उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। और लास्ट प्रश्न है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद और प्लीज़ हमको बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह का और भी वीडियो में बनाता रहूं और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाऊं। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं कि संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था कब, ये तो हम लोग बहुत बार अभी पढ़े, हम लोग सुने भी। तो संविधान सभा ने संविधान को अपनाया 26 नवंबर सन 1949 को। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया और लागू किया कब, 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत और अपनाया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।